Hi everyone. Are you somebody who's facing problems with the legal section of CLAT? My name is Mudit. I am an alumnus of NUJS Kolkata and I have been mentoring students for CLAT for the past 5-6 years. So in this video, I am going to discuss the legal section of the first All India mock test of the study anchor. And अगर आपने ये mock नहीं दिया है, आप पहले mock दो by scanning this QR code and then ये video देखो. सो अब लीगल सेक्शन में आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. वाई? बिकॉज जब आपका टाई ब्रेकर होता है तो सबसे पहले आपके लीगल सेक्शन के मार्क्स कंसिडर करे जाते हैं. ठीक है. एंड आई फील दिस इज ऑल्सो द ईजीएस्ट सेक्शन अगर आपको इसका पढ़ने का तरीका पता हो. एंड जो मैं देखता हूँ अक्रॉस द इंटरनेट, लोग बिना बात इसके मतलब लेक्चर्स पे लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, विच आई जस्ट फाइंड इट अननेसेसरी. सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनको आप ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो फॉर सॉल्विंग द लीगल सेक्शन, और तरीके जिससे लीगल सेक्शन की वजह से आपके बाकी और सेक्शंस में कैसे हेल्प हो सकती है आपको, कैसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकते हो. राइट. एंड ऑल्सो अगर आप एक प्रॉपर डिस्कशन चाहते हो अबाउट दिस, देन यू शुड डेफिनेटली अटेंड आवर बूट कैंप विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम 26th of June to 30th of June, and scan this QR code to join that session. So now we're looking at the legal reasoning section of this law, right? So there are certain few strategies that I'm telling you. कुछ strategies हैं आप इस section को attempt करने से पहले हमेशा देखिए. ठीक है. So the first thing is जो मैं देखता हूँ सबसे पहले तो I'll just read कि जो passages हैं legal reasoning के इस section के, कौन से topics हैं. पहला टॉपिक, दिस इज फ्रॉम राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है. तो आई एम समबडी, मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक एवरेज लेवल पे ठीक लगता है. ठीक है. तो मैं पहले देखूंगा दो चीजें, कौन सा पैसेज लंबा है, सेकेंडली कौन सा किसी ऐसे टॉपिक से आया है जो मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है उस पैसेज में. ठीक है. तो मैंने ये देखा तो पहला पैसेज तो मेरे को ठीक ठाक, मतलब मैं बोलूंगा मुझे एवरेज डिफिकल्टी लगती है, तो आई विल फॉरवर्ड के अगर कोई और इससे सिंपल पैसेज है जिससे मैं कर सकता हूँ. अगला ड्यूरेस का है. इट इज ऑब्वियसली अ टॉपिक जो लोगों को शायद आता हो शायद ना आता हो, बहुत इजीली नहीं सुनते हैं, तो ये भी एक एवरेज डिफिकल्टी का है. ठीक है. सो आगे चलते हैं इसमें. इससे अगला इज लेंथ वाइज देखा जाए तो पिछले पैसेज के हिसाब से ये वाला पैसेज स्लाइडली छोटा है, एंड दिस इज ऑन सीआरपीसी. तो लेंथ ठीक है, बट इवन सीआरपीसी का पैसेज हमें बहुत ज्यादा कॉमनली नहीं मिलता है. ठीक है. अगला देखते हैं किस चीज का ऊपर है. अगला इज एंटिसिपेटरी ब्रेक, वही सेम छोटा है, एंड ये फिर भी पैसेज हम नॉर्मली रीड कर जाते हैं, हमें हमारे सामने आ जाता है, तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. फिर उससे अच्छा नेग्लिजेंस, और ये छोटा पैसेज है, तो वी कैन डेफिनेटली डेफिनेटली कंसिडर दिस. ठीक है. और फिर लास्ट वाला इज ऑन राइट टू पर्सनालिटी. ये आईपीआर का टॉपिक हो गया, एंड लेंथ भी ठीक है. अगर मुझे पर्सनली कोई चूज करना है टॉपिक, आई विल चूज नेग्लिजेंस वाला. ठीक है. वेरी श्योर अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज नेग्लिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होता है, एंड दिस इज समथिंग जो मेरे को भी कंफर्टेबल लगता है, और छोटा टेस्ट है. ठीक है. लेंथ वाइज छोटा. तो इसमें जब मैं आगे आता हूँ, मैं पैसेज पढ़ता हूँ एक बार. पैसेज सेज नेग्लिजेंस इन लीगल टर्म्स मींस ब्रीच ऑफ ड्यूटी. तो मैं क्या करूंगा पैसेज में, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को देखूँ. ठीक है. जैसे यहाँ पे मींस ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर दैट रिजल्ट्स इन डैमेज. ठीक है. ये बेसिक बता रखे नेग्लिजेंस का उन्होंने. फिर थ्री वेज मेक द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर नेग्लिजेंस: अ लीगल ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर ऑन पार्ट ऑफ पार्टी कंप्लेंट ऑफ द टुवर्ड्स द पार्टी कंप्लेनिंग द फॉर्मर्स कंडक्ट. ठीक है. ब्रीच ऑफ द सेम एंड कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस. तो ये इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर इसमें एक आगे बात करता है, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी रूल इज दैट डिफेंडेंट ओन लीगल ड्यूटी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ. आई थिंक काफी सारे लोगों ने कंसेप्चुअली भी पढ़ा हो. ठीक है. इवन इफ अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ा है ये टॉपिक को, आई वुड स्टिल से आप इसको पढ़ना, पैसेज को पूरे को पढ़ना, बिकॉज ये चीज काफी लोग मिस कर जाते हैं. क्या पता इसमें नेग्लिजेंस की कोई बेसिक सी डिफरेंट कोई डेफिनेशन दे रखी है. ठीक है. तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन द फैक्ट कि आपको जो डेफिनेशन पता है वही करना. ठीक है. फिर अगला है ड्यूटी मस्ट बी टुवर्ड्स प्लेंटिफ नॉट सफिशिएंट दैट द ड्यूटी ऑर्डर डिफेंडेंट ऑर्डर ड्यूटी टू टेक केयर. ठीक है. दिस मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड दैट द डिफेंडेंट ऑर्डर ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ. तो
आप बेसिक बेसिक पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और लास्ट एसेंशियल रिक्विजिट फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस इज डैमेज कॉज टू द प्लेंटिफ वाज रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ द ट्रीटी। ठीक है। सो अगर हम देखें ध्यान से, इसमें सिंपल सिंपल नेग्लिजेंस के इंग्रेडिएंट्स, नेग्लिजेंस में क्या क्या चीजें कवर करते हो बात करी गई। ठीक है। अब अगर एक मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, वो मैं इसमें नहीं कर पाया, पर मैं अगले क्वेश्चन में करूंगा, जो कि होती है पहले आप एक क्वेश्चन को ही पढ़ लो। ठीक है। आप क्वेश्चन को ही पढ़ लो और फिर आप पैसेज पढ़ने जाओ। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ पे हमें पैसेज तो समझ आ गया है, तो लेट्स गो विद द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है समर्थ had severe heart problem, she had to go to a lot of doctors and attend a lot of appointments, and she was also kept on a lot of medication. However, Samarth saw no improvement in her condition. One day her doctor told her to go for usual jogs and every day at his home वो सब कुछ ठीक है। However, one morning she was jogging and she coughed out blood and then fainted। ये जो पूरा क्वेश्चन है, आप साथ साथ इसको पढ़ भी सकते हो। She was taken to a hospital and she told her, oh, she was told that her heart rate wanted her not to run, and because of that there was extra pressure on blood and she coughed blood। She swim the doctor को लेने। तो आप अगर इसको पढ़ लोगे क्वेश्चन को आराम से, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि ऑब्वियसली इसमें इंग्रेडिएंट्स है नेग्लिजेंस के। एंड आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, यू हैव टू लुक फॉर द बेस्ट पॉसिबल आंसर। डोंट ट्राई टू गो फॉर द परफेक्ट आंसर। परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, बेस्ट पॉसिबल मिलेगा। अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, तो ये बोल रहा है तो डॉक्टर, एक चीज पता चल रही है क्लियरली, यस नेग्लिजेंस हुई है डॉक्टर के पार्ट में, उसने थोड़ा ध्यान से नहीं बताया। ठीक है, तो दैट इज फॉर श्योर। तो अब कौन सा ऑप्शन है जो पूरी तरह उन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो हमारा आंसर है। The doctor will be liable for negligence as he owed a duty towards someone. Yes, he will be liable, but इसमें पूरा सब कुछ नहीं कवर। ठीक है। अगला, the doctor will be liable as being a doctor he must have been careful in his conduct। Yes, आप इसको देख सकते हो, पर ये आंसर नहीं होगा क्लियर, फॉर श्योर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बस लायबल बोला है एंड ही मस्ट बी केयरफुल। जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई नहीं किया ना, प्रिंसिपल है इसके नेग्लिजेंट होना है, ड्यूटी ऑफ केयर है, वो सब चीजों के बारे में बात। ठीक है। तो डॉक्टर ने ऐसे सफर्ड फिजिकल डैमेज, ये तो यार बिल्कुल ही फैक्ट स्टेट कर। ठीक है। लास्ट वाला, द डॉक्टर विल lie because he had a duty of care and did not give correct direction। ये देखो ऑप्शन, आप खुद ही समझ जाओगे, ये ऑप्शन पूरी तरह कवर कर रहे हैं सब चीजों को। ऊपर वालों में तो कहीं में फैक्ट स्टेट कर रखे हैं बस। खाली फैक्ट स्टेट करने से क्या होगा? राइट, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, रीजनिंग के साथ देखना पड़ेगा कौन सा वाला इज द राइट। ठीक है। तो इस वाले का आंसर, राइट आंसर शुड बी ये, कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगले वाले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं यार, ये वाला जो पैसेज है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजी, आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। अगर आप ये देखोगे अगले वाला, सुकृत वाज अ वेरी रैश ड्राइवर, ही हैड हिज कोच बाय। सो पढ़ो, आप खुद ही पढ़ दो एक सेकंड से। ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ इसमें, ये लड़का होता है, ये ऑब्वियसली बाइक चुरा लेता है। ठीक है। एंड उस बाइक को बहुत तेज ड्राइव करता है और एक छोटे बच्चे को चोट लग जाती है उसकी वजह से, एंड शी डाइड। ठीक है। सो अब आपको लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस डिसाइड करनी है। सो अगर आप ये देखो कि ऊपर का जो बात है, स्पोर्ट्स बाइक, ये वो, वन डे फादर टुक द कीज एंड ही रिसीव्ड 75 ये सब कुछ, ये तो डिटरमिन करती है कि वो थोड़ा नेग्लिजेंट था। बट काफी हद तक बातें थोड़ा सा बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं। हमें तो बस ये बताना है कि वो लायबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे सीधा क्लियर कट आप एक चीज समझते हो, पहला ऑप्शन देखो, वो बोल रहा है बिकॉज ही वाज ड्राइविंग रैशली, ठीक है, पर पूरी तरह एक्सप्लेनेशन नहीं जाती सही। ठीक है। अगले वाला, बिकॉज ये ड्यूटी, हाँ यस, ये भी ठीक है, बट क्या कोई इससे भी बेटर ऑप्शन मिल सकता है हमें? ही विल बी लायबल एज ही ड्यूटी एज एंड एज ही वाज ड्राइविंग रैशली ही हिट द, तो यस आई वुड से, अगर कंपेयर करना है इन दोनों में, दिस वन हैज अ स्लाइटली बेटर एक्सप्लेनेशन और दोनों चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर ये बात है, ऊपर वाला ये तो बिल्कुल ही रूल आउट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि हाँ ही इज लायबल फॉर बिकॉज ही वाज ड्राइविंग रैशली, इसलिए उसके नेग्लिजेंस थी। अगर वो रैशली ड्राइव कर रहा है, इट शुड आल्सो से ना कि उसने कुछ मतलब ऐसा किया है जिसकी वजह से चोट पहुंची है दूसरे को। वो भी नहीं बोला है फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला वहां रूल आउट हो जाता है। ठीक है। अब ये बोलता है कि यस ही वाज लायबल बिकॉज ही ओड ड्यूटी ऑफ, ड्यूटी टू ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर इसमें ये नहीं बोला ना कि उसने किसी को हिट किया। इस वाले में बोला है कि यस
ही इज लायबल, ही ओड अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द किड एंड ही वो रैशनल ड्राइव करता है एंड ही हिट द किड। तो ये सारी चीजें बता रहा है आप। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, इसलिए सी ऑप्शन विल बी द आंसर हियर इन दिस वन। ठीक है। सो आप क्लियर कट अगर देखा जाए तो ऐसे आप डिस्टिंग्विश करते हो ऑप्शंस में, एंड दैट इज हाउ यू विल मार्क द आंसर्स करेक्ट इन लीगल रिफॉर्म। ठीक है। तो आप ये इस वाले पैसेज के तो बाकी सभी तीनों को देख लेना यार, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजीली ऑप्शंस रूल आउट करके समझ जाओ। ठीक है, और उनको अप्लाई करके देखो। ठीक है। तो इस वाले में जो नेग्लिजेंस वाला था, इसमें तो आप ये दो क्वेश्चन आते हैं, बाकी तीन आप खुद करके देखना है, वेरी वेरी सिंपल। सो नाउ व्हेन वी लुक एट द नेक्स्ट पैसेज, ये पैसेज इज अबाउट कॉपीराइट। आईपीआर के अंडर कॉपीराइट आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे वी कैन ट्राई रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस पर्सन इज अ वेल नोन इंडियन फैशन इंफॉर्मेशन फोटोग्राफर हु इज वेल नोन फॉर हिज ईयरली कैलेंडर। ठीक है, जो पब्लिश्ड शॉर्ट विद हिम, ये इतना है। ब्रांड हायर में शूट अ कमर्शियल विद बॉलीवुड पेयर, ये द फोटोग्राफ्स ऑन वीकेंड विद लाइक सोशल। आप पढ़ो एक बार क्वेश्चन पहले सारे। The couple wants to sue the various defendants for exploiting their photos without permission. तो बेसिकली दो फेमस पर्सन हैं, उनकी फोटोज को गलत यूज करा गया एंड वो सू कर रहे हैं लोग। ठीक है, फॉर यूजिंग द फोटोग्राफ्स विदाउट परमिशन। ठीक है, तो क्या इसके बारे में पैसे में क्या दे रखा है। ठीक है। सो इन इंडियन jurisprudence act on the right to personalities and celebrities are not defined in the Indian Copyright Act. However, the case of Titan Industries, Honorable Delhi High Court interpreted the term celebrity as person who's famous or simply a person who many people talk about or are familiar with। ठीक है। तो यहाँ फेमस लोगों के बारे में बात करें, डेफिनेशन दी गई है, वो वैसे इंडियन कॉपीराइट एक्ट में नहीं है, पर ये जो केस था 2012 में, इसमें वो टर्म सेलिब्रिटी को डिफाइन करा गया। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अ परफॉर्मर डिफाइंड एज एन एक्टर, ये सारा इसका डेफिनेशन दे रखे। ठीक है। तो ये हमारे लिए, आप अगर अंडरलाइन करोगे ड्यूरिंग व्हाइल रीडिंग द पेपर, तो आप इसको जरूर अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपके लॉज है, प्रिंसिपल है। तो पहले क्लैट के पैटर्न में क्या होता था, एक प्रिंसिपल दिया होता था। यहाँ पे आपको दो तीन प्रिंसिपल दे रखे हैं पैसेज में, और उनके इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं। ठीक है। अगला क्या है, सेलिब्रिटी कैन देयरफॉर फॉल इजीली फॉल एंड बी ग्रांटेड राइट्स टू परफॉर्म अंडर द एक्ट। ठीक है, ग्रांटेड द राइट्स ग्रांटेड टू द परफॉर्मेंस अंडर द एक्ट। ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस राइट को सेक्शन 38 ऑफ कॉपीराइट में बोला है कि इट इज वैलिड फॉर 50 years, द फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच द परफॉर्मेंस वाज मेड। तो 50 साल तक वो कोई परफॉर्मेंस या कोई चीज, कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया, 50 साल तक वैलिड है। ठीक है। फर्दर सेक्शन 38 ए एस्टैब्लिश द राइट्स एंड फॉरबिड्स एनीबॉडी फ्रॉम रिकॉर्डिंग। तो उसको कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मतलब उसको सेल नहीं कर सकता, ये सब चीजों को रोकने से मना किया है उसको आगे करने से। ठीक है, विदाउट द परफॉर्मर्स एक्सप्रेस परमिशन। ठीक है। अब उसमें आगे बोला है कि इन एडिशन टू द परफॉर्मेंस पर्सनालिटी ऑल्सो राइट्स अंडर दिस दैट। ठीक है। फिर आगे जो केस है टाइटन इंडस्ट्रीज वाला, ऊपर वाला जो केस है, ये सेम केस ऊपर है, ये वाला, है ना। इसमें इसी में बताया गया डिस्कस पर्सनालिटी राइट्स इन सेक्शन 17 ऑफ व्हिच ऑल डिटरमाइन द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, कि राइट टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ यूटिलाइज शैल बी विद द पर्सनालिटी। ठीक है। तो सिंपल सा, ये जो पर्सनालिटीज है, फेमस पर्सनालिटीज, इनके ऊपर क्या लॉस लगते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है इन्होंने। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमें था, कि अगर आप इसको देखो, तो इसमें जैसे मैंने पहले बोला, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर इन सब में, या परफेक्ट आंसर नहीं, इन सब में बेस्ट क्या है। ठीक है। द कोर्ट विल इशू एन इंजंक्शन प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ आर्टिस्ट फोटोग्राफ। ये करेगा कोर्ट, पर उनका रीजन भी दिया होना चाहिए ना। कोर्ट विल नॉट इशू एन इंजंक्शन, ये तो गलत ही होगा कि यस दे विल, क्योंकि ये दोनों फेमस लोग थे एंड बिना इनसे पूछे करा गया। इस पैसेज में व्हाट दे ट्राई टू डू इज, इस रीडिंग सेक्शन में कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है, वरना क्वेश्चंस तो आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल है। ठीक है। द कोर्ट शैल इशू इन फेवर ऑफ since their identity is used without their permission multiple times. Yes, this could be last. Court will not provide any remedy to this since the balance of convenience is in favor of defendant here. तो आई वुड से सी वाला इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, बिकॉज देखो ये सीधा सीधा हाँ भी करता है कि यस उनके फेवर में इंजंक्शन जाएगा, बट विल, बट द थिंग इज कि ये एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे important
जाती है। तो इस वाले में सी आंसर है, नहीं सीधा सीधा रूल आउट हो रहा है देख के, आपको पता है कि यस गड़बड़ करी है, और गड़बड़ का रीजन क्या है, वो ये रीजन दे रखा है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। जिस फेमस सेलिब्रिटी क्रिकेटर, ये आप इसको पढ़ो एक बार। एक रेस्टोरेंट खोला इसके नाम से। अब इसका कोई भी स्टेक नहीं था उसमें। अब इसने क्रिकेटर ने उनको सू करा। ठीक है। तो पूछा कि डिसाइड करो, सिंस द प्लेयर एज अ परफॉर्मेंस ग्रांटेड, कहाँ ग्रांट किया है? ऑप्शन ए देखोगे तो बिल्कुल उल्टा बात कर रहा है। ठीक है। प्लेयर कैन नॉट फाइंड एज इकोनॉमिक और सेलिब्रिटी, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। ये ही कैन बी कॉल्ड, राइट, बिकॉज वो फेमस है। फेमस सेलिब्रिटी ये ऐसे बोल रखा है। प्लेयर कैन नॉट फाइल कंप्लेंट सिंस इट इज मेबी इशू नेम एंड नॉट, नहीं ये भी ऑप्शन गलत हो गया, सी वाला भी, अगर आप ध्यान से देखो सेंस ही नहीं बनाता है। ए और सी तो सेंस ही नहीं बनाते। प्लेयर में रजिस्टर कंप्लेंट has as his identity has been inappropriately utilized by the friend, yes, क्लियर कट आंसर है, क्लियर कट। तो आपको दिख रहा है कि यू आर एबल टू रूल आउट। आप इस इन सबको रूल आउट कर पा रहे थे, एंड ये वाला सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर है। ठीक है। अगला देखो। तो रिसेंटली इन जून अ गर्ल नेम्ड recreated a sensational dance performance on Lata Mangeshkar's ka song, and video has garnered more than this suppose representative of deceased। तो किसी लड़की ने एक डांस परफॉर्मेंस किया जिसे रेप्लिकेट किया कोई पुराने सॉन्ग पे जो 1950s में बना था। तो क्या उस लेट 50s का जो सॉन्ग था उसके उस आर्टिस्ट के फैमिली मेंबर्स सू कर सकते हैं, इसको ये पूछा गया। ठीक है। तो इसमें लिखा है यस इट कैन दे कैन, ये तो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा रूल इंपॉर्टेंट था? यहाँ पे ये वाला 50 इयर्स वाला। ठीक है। तो उससे हमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि नो, एज द इज कैन नॉट क्लेम कॉपीराइट हियर, ये वाला भी हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है। हमें जाना है इस डी वाले के साथ, बाय, बिकॉज इसकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। ये क्लियर कट बोल रहा है कि नहीं कर सकते बिकॉज 50 साल हो गए। राइट। तो आप ये देखो कि मैंने किस तरीके से अप्लाई किया है चीजों को, किस तरीके से क्वेश्चंस पैसेजेस को क्वेश्चंस पे अप्लाई किया है, क्या प्रिंसिपल्स यूज करे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स जस्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ के पैसिव में क्या है और उसके आगे के, नथिंग टू स्पेशल। वो उस वाले में मैंने लास्ट क्वेश्चन इसलिए भी डिस्कस किया बिकॉज आपको समझ आ गया था कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई कर। ठीक है। नाउ इस अब अगला जो हम पैसेज डिस्कस कर रहे हैं वो एक बार ये वाला कर रहे हैं, बिकॉज आई फील कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है एंड सीआरपीसी के बारे में लोग कम पढ़ते हैं। ठीक है। सो इसमें भी सेम आप चीज अप्लाई करो। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो कि रामू वाज दिस पर्सन, ही हैड वाइफ टू किड्स, एलिंग ओन मदर। ठीक है। रामू had taken out of local vendors and could barely meet, and they were living in miserable conditions। ठीक है। His wife Shanti was very fed up and wanted to leave and divorce. She filed for divorce and it got through. However, Ranu denied her maintenance. He did not have a sufficient means. Side with that. तो बेसिकली इसमें हस्बैंड वाइफ का अगर सेपरेशन हो जाता है तो क्या वो मेंटेनेंस देगा या नहीं देगा, ये है सारा इशू। ठीक है। तो इसको हम अगर पढ़ते हैं, ये बेसिक बेसिक बात करिए इसके बारे में। कोर्ट प्रोवाइड्स एनी पर्सन हु हैज सफिशिएंट मींस, एक तो इसको मतलब who provides any person who has sufficient means, ऐसे ऐसे वो ये करेगा। ठीक है। has to maintain, can you deny the maintenance to the wife। ठीक है। the court after the party has removed may order the respondent that has been to maintain who is unable to maintain herself by providing monthly maintenance। ठीक है। तो ये इसमें आपको monthly maintenance देना है। However, there is exception for the purpose of providing maintenance to the wife, the husband has sufficient, the husband has to be sufficient enough to support his wife। तो इसमें बोला है क्लियरली कि हस्बैंड के पास खुद सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए मेंटेन करने के लिए, अगर वो नहीं है देन इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। एंड उसके बाद इवन इफ दे आर सेपरेट लिविंग सेपरेटली देन आल्सो द वाइफ विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से गई। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है व्हेनेवर द कोर्ट हैज टू मेक श्योर हस्बैंड हैज सफिशिएंट मींस। वही बात करेंगे सफिशिएंट मींस मतलब देखो इस लॉ में भी दे आर यूजिंग लॉजिक। तो आपको थोड़ा सा यही देखना है कि क्या लॉजिकल चीजें हैं एंड फिर लॉजिकली उस चीज को अप्लाई करनी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि रामू के पास खुद ही सफिशिएंट मींस नहीं थे। राइट। उसके पास खुद ही सफिशिएंट मींस नहीं थे तो वो कैसे करेगा। ठीक है। तो इसमें नो बिकॉज ही वाज नॉट लाइंग अबाउट बीइंग प्रूव, ये तो नहीं होगा। yes because the wife did not have any, ये भी फालतू। yes because that was a divorce and there ये भी नहीं। whether he will provide maintenance, ये क्वेश्चन पूछा। तो no because Ranu was barely able to get enough money।
उस सिंपल सा यार आपको मैंने बताया कि वो मेंटेनेंस का पूछा, उसके पीछे लॉजिक कि अगर वो खुद को मेंटेन कर सकता है सिस्टम का, तभी तो वो अपनी वाइफ को करे। तो ये बात सिंपल से पूछी है, उसी को अप्लाई। ठीक है। तो आप इस पूरे पैसेज को देखोगे, ये ऐसा ही है। इट इज नथिंग टू स्पेशल। सो बेसिक बेसिक मैंने आपको चीजें बताई कि इस तरीके से आप एक लीगल रीजनिंग का जो टॉपिक है, एक टेस्ट में आता है, उसको करते हो एंड इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर आप ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे, आई एम श्योर आपको लीगल रीजनिंग का काफी कुछ समझ आएगा। एंड अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन ऐसा बचता है इसमें, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप एक बार एक्सप्लेन करके समझा दो, एंड आई विल डू दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच।